Hello friends, I Kuldeep welcome you all to today's session of Daily News Answers where we are going to look at the important news from the Hindu as well as the Indian Express. So students, आज है 7th of November और दोनों न्यूज़पेपर्स की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे। जो हमारे काम की न्यूज़ है इस बार की क्लैट A-लेट के लिए उस पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ फॉर टुडे। तो पहली न्यूज़ जो हम देख रहे हैं, अगेन यू कैन सी फ्रॉम द न्यूज़ इटसेल्फ कि ये कोई न्यूज़ ऐसी नहीं है कि जो सिर्फ इस बार के क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट है या नेक्स्ट ईयर क्लैट के लिए, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है और उसने यहाँ पे कुछ और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज इंपोज करी हैं पुलिस ऑफिसर्स पे या उन पर्टिकुलर ऑफिशियल्स पे जो कोई अरेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जब भी पुलिस ऑफिशियल्स किसी को अरेस्ट करते हैं तो उनको उन्हीं की लैंग्वेज में ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना उनके लिए कंपलसरी है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आपको रोड पे कोई पुलिस वाला रोक रहा है तो ये उसके लिए एक ड्यूटी है कि वो आपको आपकी लैंग्वेज में समझाए कि आपको किस पर्टिकुलर लॉ के अंडर में यहाँ पे अरेस्ट या डिटेन किया गया है। ओके, तो ये पर्टिकुलर यहाँ पे एक पर्टिकुलर गाइडलाइन दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कहा है कि भाई आपको ये पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन है आप जब अरेस्ट कर रहे हैं उस टाइम पे तो आप उसे ओरली दे सकते हैं, बट अदरवाइज मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचाने से 2 घंटे पहले तक आपको उसको रिटर्न में भी देना पड़ेगा। तो लेट्स से अगर आपको नेक्स्ट डे 8 बजे शाम को एग्जांपल के लिए शाम को 8 बजे अगर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है तो 6 बजे से पहले आपको क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन रिटर्न में उस पर्सन को देनी है और अदरवाइज आपको ओरली तो पहले ही बताना है। और अगर आप ये पर्टिकुलर चीज पुलिस ऑफिशियल्स अगर ये चीज नहीं करते हैं तो आप जो अरेस्ट की डिमांड कर रहे हो या आप यहाँ पे रिमांड के लिए बात कर रहे हो वो सारे के सारे जो पर्टिकुलर आपकी डिमांड है उसको कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है यहाँ पे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई करा है कि ये जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है कि जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आपको बताने हैं ये कोई सिर्फ स्पेसिफिक लॉ के लिए नहीं है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको एनएसए एक्ट में किया जा रहा है तो ही आपको करना है, किसी भी लॉ के अंदर में आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो किन प्रोविजंस के अंदर में किस पर्टिकुलर रीजन से आपको अरेस्ट किया जा रहा है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या है, वो आपको इन राइटिंग बताने हैं और ऐसी लैंग्वेज में बताने हैं जो एक्यूज समझ सके। ओके, जो एक्यूज समझ सके और ये आपको हर किसी पर्टिकुलर लॉ के अंडर में करना है। ओके, तो ये तो है व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट सेड विद रिगार्ड टू द जजमेंट। बट ऐसा नहीं है कि अब जाके कोई लैंडमार्क जजमेंट है अरेस्ट को लेके। हमारे पहले से सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट्स हैं जिसके अंदर में जो अरेस्ट होता है, अरेस्ट का जो प्रोसीजर होता है, ग्राउंड्स होते हैं, किस तरीके से अरेस्ट का पूरा प्रोसीजर किया जाएगा उसको लेके गाइडलाइंस लेड डाउन है। ओके, तो हम वो दोनों जजमेंट्स को देखेंगे बट उससे पहले एक दो इंफॉर्मेशन और है जो और भी इंपॉर्टेंट है हमारे इस पर्टिकुलर जजमेंट की। बिकॉज लेट्स से अगर इस साल या नेक्स्ट ईयर आपका इस पे क्वेश्चन आता है तो आपको पता होने चाहिए कि किस पर्टिकुलर केस में आप लिमिटेड एक एक्सेप्शन यूज कर सकते हो कि यस आपने यहां पे नहीं बताया। तो फॉर एग्जांपल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बन जाता है कि अगर आपने जिस पर्सन को अरेस्ट किया है उसको रंगे हाथों पकड़ा है, मतलब रेड हैंडेड पकड़ लिया है, जिसको हम लीगल टर्म्स में बोलते हैं फ्लैग्रेंटे डेलिक्टो, यानी कि आपने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया रेड हैंडेड, तो यहां पे तो उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताने की जरूरत ही नहीं होती है। और दूसरा है कि भाई जहां पे इमीडिएट रिटन कम्युनिकेशन करना इम्प्रैक्टिकल है, जैसे लेट्स से कि आपको किसी पर्टिकुलर ओशन में या भागते हुए फॉरेस्ट एरिया में कहीं से पकड़ा है तो वहां पे तो ये पर्टिकुलर रिटन कम्युनिकेशन इमीडिएटली कर पाना बहुत मुश्किल होगा। ओके, इसके अलावा अगर यहां पे सॉवरेनिटी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का रीजन होगा तो उस पर्टिकुलर केस में भी आप ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन को यहां पे नहीं बताओगे, बट अगर अरेस्ट कर रहे हो तो वो अलग चीज हो जाएगी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर मैं किसी को प्रिवेंटिवली डिटेन करता हूं तो उसमें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना मेरे लिए कंपलसरी नहीं है, बट अदरवाइज अगर मैं किसी को अरेस्ट करता हूं तो उस पर्टिकुलर केस में ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना कंपलसरी हो जाता है। तो आई होप आप दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। अरेस्ट मतलब कि किसी क्राइम के अंदर में आपको गिल्टी माना जा रहा है इसलिए आपको पुलिस अरेस्ट कर रही है तो उस पर्टिकुलर केस में तो बताना ही पड़ेगा, बट डिटेंशन के केस में आप यहां पे एक लीव एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो यहां पे इनिशियली आप ओरली बता सकते हो, बट आपको रीजनेबल टाइम्स के अंदर में उसको रिटर्न फॉर्म में देना है और डेफिनेटली 2 घंटे पहले तो देना ही पड़ेगा।
ओके तो यहां पे क्या हुआ है, ये पर्टिकुलर सिचुएशन आपके कोर्ट ने कर दी है। अब आप ये मत सोचिए कि 24 आवर्स का टाइम होता है तो 22 आवर्स पे आपको देना है। आप सोचिए कि अगर मैंने आपको सुबह अरेस्ट करा है तो शाम तक मेरे पास टाइम है कि मैं आपको पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट तक पहुंचा दूं। तो अगर मैं अननेसेसरी का डिले करता हूं तो वो भी मेरे राइट्स का वायलेशन होता है। अगर मुझे अननेसेसरी लॉकअप में रखा जा रहा है और उसके पीछे कोई रीजन नहीं है, मुझे किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में पुलिस की ड्यूटी होती है ये कि मुझे जल्दी से जल्दी एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। वो जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 24 आवर्स होती है। ओके तो अगर मुझे शाम को भी करना है तो पुलिस को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई मजिस्ट्रेट के पास ले जाने से पहले 2 घंटे पहले मुझे इसको रिटर्न में ये पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हैं वो बताने हैं। ओके अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करूं तो ऑब्वियसली आर्टिकल 21 तो है यहां पे, बट उसके अलावा आर्टिकल 22 जो है, जो फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन बताता है, उसके पर्टिकुलर क्या फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिकॉज इट इज आर्टिकल 22 जो यहां पे एक अरेस्टेड पर्सन को ये राइट देता है कि उसको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है उसकी इंफॉर्मेशन एज सुन एज पॉसिबल दी जाए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, ये जो एज सुन एज पॉसिबल का मतलब क्या है वो यहां पे क्लैरिफाई कर दिया है। और क्लैरिफिकेशन क्या है कि भाई आपको मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाने से मिनिमम 2 घंटे पहले आपको बताना पड़ेगा कि किस ग्राउंड्स पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है। ओके एंड एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी दिए, जैसे कि बहुत फेमस गाइडलाइंस है डीके बसु गाइडलाइन, जिसको डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 का केस है जिसके अंदर में लेट डाउन करा गया था। तो वैसे तो मैं पहले भी इन सबको डिस्कस कर चुका हूं, बट फॉर दोज हु आर नॉट अवेयर कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या पर्टिकुलर गाइडलाइंस दी थी। अब देखिए, जब भी आप किसी पर्सन को पुलिस अरेस्ट करती है तो उनको इन सब पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके और ये जो पर्टिकुलर राइट्स हैं ये इंस्पायर्ड हैं फ्रॉम यूएसए। यूएसए के अंदर में मिरांडा लॉज है। मिरांडा लॉज आर बेसिकली कि आपको जब भी आप किसी को अरेस्ट करते हो यूएस के अंदर में तो पुलिस ऑफिशियल्स को उसके राइट जो होते हैं वो देन एंड देयर बताने होते हैं। और अगर उस पर्सन को आपने मिरांडा राइट्स नहीं बताए उसके क्या राइट्स हैं अरेस्टेड पर्सन के, तो वो जो पर्टिकुलर अरेस्ट होता है वो आपका इलीगल कंसीडर किया जाता है और उस पर्सन को उसी टाइम आपको छोड़ना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जो मिरांडा पर्टिकुलर केस में आई थी और यूएस में हर पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज अनाउंस करनी पड़ती है। तो अगर आप कोई इंग्लिश मूवी देखोगे उसमें पुलिस अरेस्ट कर रही होती है तो वो जो पर्टिकुलर बोलते हैं कि यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू से इन द कोर्ट ऑफ लॉ वुड बी यूज अगेंस्ट यू, यू हैव अ राइट टू लॉयर, और ये जो यू हैव अ राइट टू कॉल, ये सारी जो चीजें होती है सब मिरांडा राइट्स बोले जाते हैं इनको। और ये मिरांडा केस में हुआ था इसलिए इनको मिरांडा राइट्स कहा जाता है। ओके और सिमिलरली डीके बसु जो गाइडलाइंस है ये कहीं ना कहीं इसी से इंस्पायर्ड थी। तो यहां पे भी जब पुलिस ऑफिशियल आपको अरेस्ट कर रहा है तो उसमें पुलिस को ये पर्टिकुलर स्टेप्स लेने बहुत जरूरी हैं, जैसे कि एक अरेस्ट मेमो प्रिपेयर करना है। जैसे ही पुलिस किसी को अरेस्ट करती है उसमें टाइम, डेट और रीजन फॉर अरेस्ट उसको लिखने होते हैं, सो दैट कि जिस पर्पस के लिए अरेस्ट किया गया, किस टाइम करा गया, किस डेट पे किया गया, वो सब एक्चुअल में प्रॉपरली क्लियर हो, कोई भी इसको मिस यूज ना कर सके। दूसरा है कि आपका राइट टू बी इन्फॉर्म्ड जो है वो सिर्फ आप तक सीमित नहीं, आपको क्यों अरेस्ट किया गया, आपको कहां लेके जा रहा है, ये सिर्फ राइट, ये बताना सिर्फ आपके लिए राइट नहीं है, इसका जो राइट का एक्सटेंशन है वो ये भी है कि जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसके फ्रेंड या रिलेटिव को भी बताया जाए। क्यों बताया जाए? बिकॉज भाई यही तो वो लोग हैं जो जाके आपको कहीं से बेसिकली आपके लिए जाके कोर्ट में अपील करेंगे। ओके तीसरा है कि भाई हर 48 आवर्स में, फर्स्ट टाइम नहीं, एवरी 48 आवर्स मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए एक्यूज का। और ये क्यों है कि उसके साथ में कोई कस्टोडियल टॉर्चर ना हो। ओके तो ये एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है कि आपको हर 48 आवर्स में, जब आप पुलिस के कस्टडी में होते हो, एवरी 48 आवर्स, सिर्फ अरेस्ट के बाद ही नहीं, 40 आवर्स, एवरी 48 आवर्स आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होता है अगर आप पुलिस कस्टडी में हो, ना कि जुडिशियल कस्टडी के अंदर में। और जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है, जिस भी पर्सन को जिस भी पुलिस स्टेशन में अरेस्ट किया गया है, उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होनी चाहिए पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर में। तो जो पुलिस कंट्रोल रूम होता है किसी भी सिटी के अंदर में, उस मेन पुलिस कंट्रोल रूम में भी अरेस्टेड पर्सन की सारी इंफॉर्मेशन वहां पे डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर पे आपको प्रेजेंट करनी पड़ेगी, सो दैट अगर ये नहीं पता पड़ रहा है कि किस पुलिस स्टेशन में किसी पर्सन को रखा गया है, तो उसमें आप जो मेन पुलिस कंट्रोल रूम है वहां जा सकते हो और वहां के डिस्प्ले बोर्ड पे अगर कोई पर्सन आपका नोन अरेस्टेड है तो आपको इंफॉर्मेशन वहां अवेलेबल होगी।
ओके तो ये बहुत फेमस केस है डीके बसु का गाइडलाइंस का। इसी की तरह एक और फेमस केस है अरनेश कुमार गाइडलाइंस 2014। अरनेश कुमार के अंदर में पुलिस जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये लेट डाउन करा था कि आप यहाँ पे ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं कर सकते हो अंडर सेक्शन 498A एंड अदर प्रोविजंस। तो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप किसी पर्सन को 498A के अंदर में, सो आई होप यू आर अवेयर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके एंड नॉट जस्ट अंडर 498A बट जहां पर भी पुलिस के पास में अरेस्टिंग पावर होती है वहां पे पुलिस को दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो ये है कि उसका जो रीजंस ऑफ अरेस्ट है वो राइटिंग में आपको रिकॉर्ड करना है। तो ऐसे नहीं है कि आप किसी को बिना रीजंस बताए, बिना रीजंस को लिखे आप किसी पर्सन को जस्ट बिकॉज कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आप अरेस्ट कर ले, तो आपको तब भी रीजंस इन राइटिंग बताना पड़ेगा। और दूसरा है कि अगर अरेस्ट नेसेसरी नहीं है तो अरेस्ट करने से पहले आपको एक नोटिस ऑफ अपीयरेंस देना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल कि अगर वहां पे अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, अरेस्ट करा नहीं जा सकता है, रिक्वायर्ड नहीं है, दोनों ही सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको एक नोटिस ऑफ अपीयरेंस देना पड़ेगा सो दैट वो पर्टिकुलर पर्सन अपने टाइम के हिसाब से पुलिस के सामने प्रेजेंट हो सके और अपना जो पर्टिकुलर केस है उसको क्लियर कर सके। तो यहाँ पे ये दो गाइडलाइंस जो थी आपकी, ये अरनेश कुमार में दी गई थी और बाकी की डीके बसु में दी गई थी। अब देखिए ये जो 48 आवर्स वाला पॉइंट है ये तो आपका सीधे सीधे वन लाइनर बनता है, बाकी जो ये गाइडलाइंस है आपके लीगल रीजनिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको रटने की बजाय समझने की कोशिश करना सो दैट आपका लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन आप अच्छे से कर सको। ओके तो ये थी आपकी फर्स्ट न्यूज। सेकेंड न्यूज पे आ जाते हैं। एक और आपका लीगल इश्यू ये है जो आज न्यूज में आ रहा है और ये फर्स्ट पेज न्यूज है हिंदू में, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं, विच इज कि आपके कोर्ट में एक पेटिशन गई जिसमें बोला गया कि दादर नागर हवेली के अंदर में, दमन एंड दीव में जो अभी इलेक्शन कंटेस्ट हुए हैं उसके अंदर में बहुत सारी सीट्स के ऊपर पे अनकंटेस्टेड इलेक्शंस थे, विच मींस कि सिर्फ एक ही कैंडिडेट था। तो बिकॉज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का एक सेक्शन 53, सिर्फ अगर एक ही पर्सन इलेक्शन स्टैंड करता है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में पोलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और उसी पर्सन को यहां पे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब देखिए ये तो लॉजिकल बात है कि अगर आपके सोसाइटी में या आपके लेट्स से कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में सिर्फ अगर एक ही कैंडिडेट खड़ा हुआ है और इलेक्शंस के लिए कोई और खड़ा नहीं है तो फिर वोटिंग का क्या ही पर्पस बनता है, क्योंकि अगर एक ही कैंडिडेट है तो फिर उसी को ही आप विनर डिसाइड करोगे बिकॉज और कोई तो कंटेस्ट ही नहीं करना चाहता है। बट यहां पे पेटिशनर एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट दिया कि भाई देखिए कि 2013 के बाद से हमारे बैलेट पेपर, हमारे जो बैलेट बॉक्स होता है, हमारा जो पर्टिकुलर ईवीएम मशीन होता है उसके ऊपर पे वो कैंडिडेट के नाम भी होते हैं और अगर एक ही कैंडिडेट है उसके बाद भी नोटा का ऑप्शन होता है, नन ऑफ द अबव। और यहां पे बोला कि जब आप यहां पे इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं कराते हो तो जो लोगों का राइट है टू प्रेस नोटा, वो पर्टिकुलर राइट वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। ओके तो यहां पे ये आर्ग्यूमेंट आया, तो उसके काउंटर में सेंटर और एसआई ने आर्ग्यू ये करा है कि जो नोटा है ये कोई कैंडिडेट नहीं है, नोटा इज नॉट अ कैंडिडेट। और यहां पे इन केस नोटा को अगर मेजॉरिटी वोट भी मिल जाते हैं या लेट्स से डिसेंट नंबर ऑफ वोट्स भी मिलते हैं तो भी री इलेक्शन का कोई प्रोविजन नहीं है। ओके पहला तो इन्होंने ये क्लियर करा कि जो सेक्शन 53 है जो ये कहता है कि अगर जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उतनी ही अगर सीट्स हैं, तो मान लो अगर 2 सीट्स पे इलेक्शन है और दोनों ही सीट के लिए 2 लोग ही खड़े हुए हैं तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में इलेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, पोल करने की जरूरत ही नहीं है और उनको ड्यूली इलेक्ट माना जा सकता है विदाउट कंडक्टिंग एनी काइंड ऑफ पोल्स। ओके तो यहां पे जो पहला आर्ग्यूमेंट है कि नोटा एक कैंडिडेट नहीं है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर नोटा को कैंडिडेट मान लिया जाएगा तो यहां पे कैंडिडेट का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो हर सीट पे एक कैंडिडेट ही अगर खड़ा है तो दूसरा नोटा काउंट हो जाएगा। तो 53 क्लॉज 2 को यहां पे काउंटर करने के लिए पहला आर्ग्यूमेंट तो ये हो गया कि भाई नोटा कैंडिडेट नहीं होता है। ओके और दूसरा आर्ग्यूमेंट यहां पे ये है कि भाई अगर मैं नोटा को कैंडिडेट भी मान लेता हूं तो भी नोटा के अगर मेजॉरिटी वोट्स भी आते हैं तो भी वहां पे री इलेक्शन नहीं होता है। ऑल्दो हमारे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है और उसके अंदर में हो सकता है कि मल्टीपल कैंडिडेट्स और नोटा को लेट्स से 25 मिले हो, बट उसके बाद में जो भी इन पर्सन खड़ा हुआ है उसके 24% ही वोट आए हो, यानी कि हाईएस्ट परसेंट वोट आपके नोटा को। स्टिल जिसके नोटा के बाद सबसे ज्यादा वोट्स हैं ही और शी वुड बी डिक्लेयर्ड द विनर। तो यहां पे कोर्ट ने दो तरीके, कोर्ट ने नहीं, गवर्नमेंट ने और
और ईसीआई ने दो तरीके से आर्गुमेंट करा है। पहला तो यह है कि भाई नोटा कैंडिडेट नहीं होता है, और दूसरा अगर नोटा इलेक्शन जीत भी जाए तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में नोटा का जो पर्टिकुलर उसमें भी री-इलेक्शन नहीं होता है। तो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने का कोई पर्पस नहीं बनता है, और इसी पर्पस के लिए सेक्शन 53 जो है वो हमारे लीगल बुक्स के अंदर में ऐड किया हुआ है। ओके, तो ये तो हो गया आपका कंटेक्स्ट। अब दूसरी चीज एक और है जो एक इंपॉर्टेंट लीगल इशू है, जीके का भी इशू है, जो समझना जरूरी है कि देखिए कि ये जो राइट टू वोट है और जो ये फ्रीडम ऑफ वोटिंग इन इंडिया है, इन दोनों के अंदर में डिफरेंस क्या होता है। ओके, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए जो राइट टू वोट है, पहले तो आप एक चीज अच्छे से कहीं पे स्टार मार्क करके लिख लीजिए कि राइट टू वोट इन इंडिया जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ये हमारा स्टैट्यूटरी राइट है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने पीयूसीएल के जजमेंट में हमें क्लैरिफाई करा हुआ है। तो पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत फेमस जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करा कि राइट टू वोट एक स्टैट्यूटरी राइट है। राइट टू वोट मेरा एक स्टैट्यूटरी राइट है, और पीयूसीएल ही वो पर्टिकुलर जजमेंट है जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सारे के सारे जो पर्टिकुलर इलेक्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उनके पास में नोटा का राइट होना चाहिए। बिकॉज ऑल्दो राइट टू वोट तो मेरा स्टैट्यूटरी है, बट नोटा का राइट होना, मेरा द राइट टू चूज अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, ये मेरा आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में प्रोटेक्टेड है। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं यही बात जो मैंने आपको बताई कि पीयूसीएल में कोर्ट ने क्या बोला कि देखिए राइट टू वोट जो है मेरा, वो मेरा स्टैट्यूटरी राइट है, बट नोटा जो है पर्टिकुलर मेरा कि मैं किसी भी कैंडिडेट को चूज नहीं करना चाहता हूं, विच मींस मेरा राइट टू चूज अ पर्टिकुलर कैंडिडेट और नॉट टू चूज अ कैंडिडेट, ये मेरा राइट क्या है, ये मेरे आर्टिकल 19(1)(a) का पार्ट हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया हो। सिमिलरली यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने क्या आपके जो पर्टिकुलर सेंटर है वो क्या आर्ग्यू कर रहा है कि इंडिया के अंदर में राइट टू वोट जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम फ्रीडम ऑफ वोटिंग से। इसका मतलब ये है कि आपका राइट टू वोट एक स्टैट्यूटरी राइट है, तो कोई पर्सन अगर ये पर्टिकुलर अदरवाइज अगर क्वालिफाइड है वोट डालने के लिए, तो उसको जो गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटीज है, वो नहीं रोक सकती। बट एट द सेम टाइम फ्रीडम ऑफ वोटिंग एक अलग चीज होती है, और फ्रीडम ऑफ वोटिंग आपको ये राइट देता है कि अगर आप किसी को वोट देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। आप पोलिंग बूथ पे जाके वोट देना चाहते हो, लेट्स से आप पोलिंग बूथ पे जाके नोटा को सिलेक्ट करना चाहते हो, ये भी आपका राइट है। और फ्रीडम ऑफ वोटिंग ये भी आपको राइट देता है कि आप किसी को भी जाके वोट नहीं देना चाहते हो। ओके, और जो ये फ्रीडम ऑफ वोट है ये कोई मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके, दिस इज नॉट माई फंडामेंटल राइट। यानी कि जब यहां पे मैं इस टाइप का प्रोविजन ऐड करता हूं जिसके अंदर में इफ आई डिसाइड कि भाई अगर सिंगल ही कैंडिडेट है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में मुझे इलेक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ना तो यहां पे किसी का राइट टू वोट वायलेट हो रहा है, ना ही यहां पे लोगों का फ्रीडम ऑफ वोटिंग वायलेट हो रहा है। बिकॉज यहां पे जब कोई पर्सन एक ही सिंगल कैंडिडेट है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में उसका वोट देने का, नहीं देने का भी उसका पर्टिकुलर यहां पे फ्रीडम है, और अगर वो नहीं देता है तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। एट द सेम टाइम राइट टू वोट एक स्टैट्यूटरी राइट है, विच मींस सेक्शन 53 अगर लिमिट इंपोज करता है इन द सेंस कि अगर सिंगल कैंडिडेट है और उतने ही पर्टिकुलर सीट्स हैं तो उस पर्टिकुलर केस में उसी पर्टिकुलर पर्सन को इलेक्ट मान लिया जाएगा, तो ये भी पर्टिकुलर चीज हमारे लॉ के अंदर में पूरा जस्टिफाइड है। ओके, तो ये पर्टिकुलर चीज यहां पे क्लैरिफाई करी गई है बाय द सेंटर एंड बाय ईसीआई इन द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूं, अभी मैंने आपको जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं ये सब गवर्नमेंट के, ईसीआई के आर्ग्यूमेंट्स इन द कोर्ट। ये अलग बात है कि हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करे तो यहां पे इस पर्टिकुलर चीज को कि भाई नहीं, आपके इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर में आप अनकंटेस्टेड इलेक्शन नहीं कर सकते हो, चाहे उसके अंदर में अननेसेसरी का कॉस्टिंग हो। बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट कॉस्ट है डेमोक्रेसी की कि भाई अगर यहां पे एक सिंगल कैंडिडेट भी है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में भी नोटा का ऑप्शन होना चाहिए, और उसमें जो पर्टिकुलर पर्सन किसी और को वोट नहीं देना चाहते वो नोटा को यहां पे इलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली टू शो डिसिडेंस कि भाई हमें कोई भी कैंडिडेट से मतलब नहीं है एंड वी हैव सम अदर इश्यूज।
ओके तो ये लीगल प्रोविजंस है आपके, जो आपके अलग अलग सेक्शंस में गिवन है। अगेन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि भाई राइट टू वोट और फ्रीडम टू वोट क्या होता है आपका, ठीक है, और ये क्लैरिफाई किया गया था पीयूसीएल के जजमेंट के अंदर में, जिसके अंदर में आपका नोटा का ऑप्शन जो है वो इंक्लूड करा गया था। ओके तो ये अगेन वही पॉइंट्स है जो मैंने आपको जस्ट समझाए। ओके नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आपका वैसे तो ये आर्टिकल जो है वो साइंस के सेक्शन में आए हिंदू के, बट एट द सेम टाइम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रेज करता है कि इंडिया के अंदर में जो डिफरेंट एम्प्लॉइज हैं या लेट्स से स्टूडेंट्स है, स्पेसिफिकली विमेन स्टूडेंट्स है, क्या उनको भी मेंस्ट्रुअल लीव की यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल आपका साइकिल होता है या जो पर्टिकुलर पीरियड पेन्स होते हैं वो सबके लिए सेम नहीं होते और कईयों के लिए इट इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। ओके तो यहाँ पे रेदर देन डिफरेंशिएटिंग या रेदर देन मेकिंग इट ऑप्शनल, यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं या कुछ पर्टिकुलर आपके अथॉरिटीज हैं विच आर आर्ग्यूइंग कि यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी है इसको कंपलसरी कर देना चाहिए। एंड उसके अंदर में एक हमारे पास इंपॉर्टेंट अपडेट है, द अपडेट बीइंग कि कर्नाटका हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट जिसने उसकी स्टेट में इररिस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉयज है, हर किसी पर्टिकुलर विमेन को यहाँ पे 1 डे ऑफ पेड मेंस्ट्रुअल लीव पर मंथ यहाँ पे अलाउ कर दिया है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो पीरियड का साइकिल होता है ये अराउंड 5 to 6 डेज या उससे ज्यादा हो सकता है। तो एक क्वेश्चन ये होता है कि कहीं ये सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर तो नहीं है बट एक्चुअल में कोई प्रोग्रेसिव पॉलिसी नहीं है। ओके और वो क्यों है कि अगर 5-6 डेज का है तो एक डे के लीव के अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इट इज पॉसिबल कि किसी पर्सन को, किसी विमेन को ये जो पर्टिकुलर पेन है वो 2 या 3 दिन तक रहे। तो ऑल्दो एक अच्छा इनिशिएटिव आई वुड सजेस्ट कि इसी से शुरुआत होती है। विद टाइम अगर एक बार ये स्टार्ट हो गया तो शायद फ्यूचर के अंदर में एक पर्टिकुलर डे कंपलसरी या मतलब आपके पास में रहेगा ही और एक आपको ऑप्शन लीव जो होगी पर डे में पर मंथ के अंदर में अलाउ कर जाएगी। हाउएवर इट्स अ गुड स्टेप कि कर्नाटका ने क्या करा है, जितने भी विमेन एम्प्लॉइज हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वहां पे उनको पर मंथ में एक दिन की पेड मेंस्ट्रुअल लीव जो है हर विमेन एम्प्लॉय को यहाँ पे अलाउड कर दी जाएगी। विच सिंपली मींस कि उनको साल में 12 मेंस्ट्रुअल लीव उनको मिल जाएंगी। ओके तो यहाँ पे सबको कवर किया गया है इंक्लूडिंग विमेन वर्किंग इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो ये मत समझ लेना कि स्टूडेंट्स को मिली हुई है। ओके तो अगर आप कहीं पर भी वर्क करते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका पर्टिकुलर ऑफिस क्या है, आप पब्लिक में है, प्राइवेट में है, फ्रीलांसर है, जहां पर भी आप फंक्शन करते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, वहां पे आपको ये पर्टिकुलर मेंस्ट्रुअल लीव अलाउ कर दी जाएगी। एट द सेम टाइम कर्नाटका इज नॉट द फर्स्ट स्टेट जिसने इस टाइप की पॉलिसी करी हो। हाउएवर इट इज द फर्स्ट स्टेट जो पब्लिक और प्राइवेट में देता है, बट उससे पहले भी उड़ीसा और बिहार जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को इस टाइप की पर्टिकुलर लीव जो है वो प्रोवाइड करते आए हैं। एंड केरला एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इस टाइप की एक लीव पर मंथ की अलाउ करता है। तो केरला इज अ स्टेट, फर्स्ट स्टेट जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ये पर्टिकुलर लीव अलाउ करता है। कर्नाटका इज द फर्स्ट स्टेट जो इररिस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, दोनों को ये पर्टिकुलर लीव मेंस्ट्रुअल लीव 1 पर मंथ आपको अलाउ करता है। यानी 12 लीव्स अलग से विमेन को ये मेंस्ट्रुअल पीरियड के लिए मिल जाएंगी। ओके तो ये एक वन लाइनर्स के फॉर्म्स में आप कहीं पे लिख सकते हैं। एलिट के लिए इस साल ये और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पे आपका एक पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पे आपके जो वी नारायणन है जो अभी इसरो के हेड हैं, उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी है कि इंडिया के अंदर में प्राइवेट सेक्टर फरवरी 2026 में पहला खुद का रॉकेट लॉन्च करेगा जो फुली प्राइवेटली मेड रॉकेट है। तो देखिए इंडिया के अंदर में हम जो रॉकेट लॉन्चेस करते हैं थ्रू इसरो, उसके अंदर में भी करीब 80% जो पार्ट्स होते हैं, उसके कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर मेड बाय प्राइवेट कंपनीज। बट यहां पे ये एक और गेम चेंजर आ रहा है। व्हाई? बिकॉज अब यहां पे एक फुल्ली प्राइवेट कंपनी या उनका कंसोर्शियम फरवरी 2026 के अंदर में पहला पीएसएलवी लॉन्च करेगा। ओके तो एक क्वेश्चन जो पिछले साल एग्जाम में आया था, मैं आपसे वही पूछ रहा हूं कमेंट बॉक्स में कि भाई पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है। दूसरा एक और बता दीजिए, एक जीएसएलवी होता है उसका क्या फुल फॉर्म होता है। और एक तीसरा पूछ रहा हूं एक और, LVM-3 है हमारे एक जो सबसे पावरफुल रॉकेट है, LVM का फुल फॉर्म क्या है। ओके तो यहां पे क्या बोला गया है भाई, पहला फर्स्ट पीएसएलवी लॉन्च जो है बाय अ प्राइवेट कंसोर्शियम लेड बाय HAL एंड L&T जो है वो फरवरी 26 के अंदर में लॉन्च किया जाएगा। और ये एक गेम चेंजर हो सकता है बिकॉज अब क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर अपने आप में बिना गवर्नमेंट सेक्टर की हेल्प के भी रॉकेट लॉन्चेस कर पाएगा, विच इज अ बिग डील।
ओके तो ये तो है इस न्यूज का कंटेक्स्ट, बट आई वांट योर अटेंशन ऑन अदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस कि भाई जहां प्राइवेट सेक्टर अगर आ गया है तो प्राइवेट सेक्टर के साथ में गवर्नमेंट की डीलिंग्स कैसे होती है। ओके तो उसके लिए हमें दो तीन चीजें समझनी है कि भाई कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेस सेक्टर के अंदर में अभी आपकी इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले तो इसरो आ जाएगा, जो इंडिया की एपेक्स पब्लिक बॉडी है, जो बेसिकली जितने भी स्पेस रिलेटेड मिशन लॉन्चेस होते हैं, रॉकेट लॉन्चेस होते हैं, उन सबको हैंडल करती है। बट एट द सेम टाइम वी हैव क्रिएटेड टू मोर ऑर्गेनाइजेशन वेरी रिसेंटली। एक तो है आपकी NSIL। ओके तो अगेन NSIL का मैंने जानबूझ के जो फुल फॉर्म है वो हटा दिया, जैसे यहां पे तो है, यहां का मैंने हटा दिया। ये मैंने इसलिए रखा है बिकॉज बहुत बार आप गलत इसका पर्टिकुलर फुल फॉर्म देख लेते हो, तो इसको तो ये वाला लिख लेना। और NSIL का कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSIL। अब देखिए NSIL क्या है, ये कमर्शियल आर्म है इसरो का, और इसका कमर्शियल आर्म इसरो का बनाने का पर्पस क्या है, तो आप ऐसे समझिए कि भाई इसरो के अंदर में सारे के सारे लोग हैं साइंटिस्ट, जिनके पास में बहुत काम है साइंटिफिक, उनको बहुत सारा काम करना है। तो वी डू नॉट वांट कि जो इसरो के साइंटिस्ट हैं दे शुड बी इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और दे शुड बी इन्वॉल्व इन कमर्शियल वर्क। तो हमने क्या करा है, इसरो के साइंटिस्ट को, इसरो के पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को टोटली फ्री कर दिया है कि आप सिर्फ और सिर्फ आपका जो कोर है उसके ऊपर में फोकस करिए। आपके जो कमर्शियल डीलिंग्स है वो कौन हैंडल करेगा, वो NSIL करेगा। ओके तो हमने 2019 में इसको स्टैब्लिश करा था। अच्छा एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं, NSIL का हेडक्वार्टर कहां पे है? दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चंस कि आपके क्लैट एलेट में जरूर से आ सकते हैं। ओके तो यहां पे NSIL का काम क्या है कि भाई इसरो की कोई टेक्नोलॉजी है जो उसको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर यूटिलाइज कर सकता है, या लेट्स से प्राइवेट सेक्टर को लगता है कि इसरो की इस टेक्नोलॉजी को मैं अपने पर्टिकुलर किसी और काम के लिए यूज कर सकता हूं। ठीक है तो इस पर्पस के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसरो के लिए तो इट इज डन थ्रू दी NSIL। तो इसरो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, NSIL कॉन्ट्रैक्ट करता है। एट द सेम टाइम NSIL का काम यहां पे इसरो की टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करना भी है। इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई आके बोलेगा तो ही है, यहां पे NSIL भी खुद वर्क करेगा कि कैसे वो प्राइवेट सेक्टर को इसरो की टेक्नोलॉजीज को बेच सकता है। ओके एट द सेम टाइम मान लेते हैं कि हमने कोई एक प्राइवेट स्पेस कंपनी बना ली है जो सैटेलाइट्स बनाती है। अब सैटेलाइट्स तो मैंने बना ली पर रॉकेट मेरे पास बनाना आता नहीं है, तो मुझे किसी से या इसरो से रॉकेट लेना है, रॉकेट पे मेरी सैटेलाइट भेजनी है, तो उसका जो पर्टिकुलर फैसिलिटेशन होगा, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, इट वुड बी डन थ्रू NSIL। तो ये तो है कमर्शियल आर्म। दूसरी जो और भी इंपॉर्टेंट बॉडी है वो है हमारा IN-SPACe। ये भी 2020 की रिसेंटली क्रिएटेड बॉडी है। फुल फॉर्म मैंने इसलिए नहीं हटाया बिकॉज ये फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो ये IN-SPACe का फुल फॉर्म है, प्लीज इसको याद कर लेना। और आपके लिए होमवर्क ये है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई IN-SPACe का हेडक्वार्टर कहां पे है। ओके तो ये स्टैब्लिश हुई थी 2020 के अंदर में, एंड इट इज अ बॉडी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ओके डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में IN-SPACe आता है। और IN-SPACe क्या है भाई, NSIL तो समझिए कमर्शियल आर्म है, IN-SPACe क्या कर रहा है भाई, ये भी प्राइवेट स्पेस की बात कर रहा है कुछ। तो ये समझिए जैसे बैंक्स को इंडिया में चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो, RBI यहाँ पे आपका रेगुलेट करता है, पूरे के पूरे जो हमारे मार्केट्स हैं उनको आपका सेबी करता है। सिमिलरली आपका जो ये पर्टिकुलर IN-SPACe है, ये स्पेस सेक्टर का रेगुलेटर है। इट इज रेगुलेटर ऑफ स्पेस सेक्टर। ओके ये स्पेस सेक्टर को रेगुलेट करता है। स्पेस के अंदर में कैसे आपका प्राइवेट सेक्टर वर्क करेगा, तो स्पेस सेक्टर, प्राइवेट स्पेस सेक्टर रेगुलेटर। ओके तो जहां पे इसरो तो भाई आपका सेल्फ रेगुलेटर, उसको तो गवर्नमेंट रेगुलेट करिए। व्हाट अबाउट प्राइवेट कंपनी जो स्पेस के अंदर में, जो स्पेस के सेक्टर में वर्क कर रही है, तो उनका ये पर्टिकुलर रेगुलेटर है जो 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में क्रिएट करा गया था। तो पॉलिसी क्लियरेंस के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस देना, कोऑर्डिनेशन करने के लिए ये पर्टिकुलर बॉडी रिस्पॉन्सिबल है। देखिए ये कोऑर्डिनेशन करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं थ्रू NSIL, बट यहां पे अगर मुझे कोई एग्रीमेंट करना है, कोई कोऑर्डिनेशन करना है, तो वो IN-SPACe के साथ में होता है। तो दोनों में आई होप आप डिफरेंस करना समझ गए होंगे। ओके अब फाइनली एक और चीज मैंने आपके लिए ऐड करी है, विच इज वर्ल्ड के और इंडिया की अभी सबसे बड़ी स्पेस कंपनी कौन सी है। तो यू शुड नो, एंड आई एम श्योर ये नाम आपने सुने होंगे। एक SpaceX है US का, तो इसका तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा भाई कि एलोन मस्क है जो SpaceX को ओन करता है। व्हाट आई वांट टू नो इज हु ओन्स ब्लू ओरिजिन। तो USA की जो ये ब्लू ओरिजिन कंपनी है, इसका ओनर कौन है, आप मुझे ये बताइए। आई एम श्योर ये आपको पता होगा वैसे।
ओके, तो जिसको पता है प्लीज आप मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है आपका भाई इंडिया के प्राइवेट स्पेस प्लेयर कौन से हैं? तो एक है स्काई रूट एरोस्पेस, जो फर्स्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी है टू लॉन्च अ रॉकेट। तो ये एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर बना दिया मैंने आपके लिए यहाँ पे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और कौन सा था? 22 में विक्रम एस आपका जो पर्टिकुलर पहला रॉकेट था, प्राइवेट स्पेस रॉकेट था। ओके, सेकेंड इज अग्निकूल कॉस्मोस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, इसको भी हम कई बार पढ़ चुके हैं। ये पहली ऐसी पर्टिकुलर कंपनी है जो एक 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन को बना रही है एंड अग्निबाण रॉकेट भी इसमें क्रिएट करा है। ओके, एंड तीसरी एक कंपनी है पिक्सल। पिक्सल मैंने इसलिए आपका इसमें इंक्लूड करा है बिकॉज ये इसी साल ये पहली कंपनी बनेगी जो अपना अर्थ ऑब्जर्वेटरी, प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स को आपका स्पेस में भेजेगा। ओके, तो एक कॉन्स्टलेशन ऑफ प्राइवेट आपका अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स का यहाँ पे पिक्सल क्रिएट कर रहा है। तो ये इसी साल की न्यूज है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स आप लिख सकते हो। एक क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है, हु इज द ओनर ऑफ ब्लू ओरिजिन ऑफ यूएसए। ओके, अगेन ये सब एलेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। आप कहते हैं कि भाई एलेट के लिए क्या पढ़े, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे 2-3 साल से मैं देख रहा हूं कि एक बार का वो ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ओनर ऑफ अ स्पेस कंपनी। ओके, या इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वहां पे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बिल गेट्स का, एलॉन मस्क का, इन सब का नाम होगा, जेफ बेजोस का नाम होगा। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन है जो किसी भी स्पेस कंपनी को ओन नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। एयरलाइंस रिपोर्ट सिवियर जीपीएस स्पूफिंग ओवर दिल्ली फॉर 7 days। तो यहाँ पे पॉसिबली मैं सिर्फ एलिगेशंस लगा रहा हूं यहाँ पे, बिकॉज एलिगेशन लगाने में यहाँ पे कोई इशू नहीं लग रहा मुझे, कि पॉसिबली यहाँ पे शायद पाकिस्तान है वो अपनी टेक्नोलॉजी को मिसयूज करके यहाँ पे कोई बड़ा एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट कराना चाहता है। इसलिए यहाँ पे दिल्ली के आसपास के एरिया के अंदर में ये ऑब्जर्व करा गया है कि जो एयरक्राफ्ट है, एयरप्लेन्स हैं, उनके ऊपर पे ये जीपीएस स्पूफिंग के इंसिडेंट्स इंक्रीज हुए हैं। अब देखिए, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि पाकिस्तान करा रहा है, बिकॉज इसी न्यूज में ये प्रोवाइडेड है कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास में तो इस टाइप के इंसिडेंट्स बहुत होते थे। जम्मू कश्मीर के आसपास के एरियाज में जीपीएस स्पूफिंग के इंसिडेंट्स बहुत होते हैं, बट ये पहली बार हो रहा है कि हमारे दिल्ली के अंदर में, हमारे कैपिटल के पास में ही आपके ये पर्टिकुलर इंसिडेंट्स हो रहे हैं। ओके, अब जीपीएस स्पूफिंग क्या होता है? तो जीपीएस स्पूफिंग एक टाइप का साइबर अटैक होता है जिसके अंदर में जो पर्टिकुलर जीपीएस सिग्नल्स को एयरक्राफ्ट यूज कर रहा होता है उसको आप गलत जीपीएस सिग्नल सेंड करते हो। सो आप रॉन्ग जीपीएस सिग्नल सेंड करते हो, उससे क्या होता है, आपका जीपीएस जो होता है आपको रॉन्ग लोकेशन, रॉन्ग एरिया, रॉन्ग कोऑर्डिनेट शो करना स्टार्ट कर देता है। अब अच्छी बात यह है कि आज के एयरक्राफ्ट बहुत एडवांस हो चुके हैं और उनके पास में मल्टीपल टाइप की टेक्नोलॉजीज होती हैं, और जैसे ही कोई टेम्परिंग होती है, कोई इश्यूज आता है जीपीएस में, इसमें बिकॉज एक एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व है, तो वो ऑटोमेटिक जो आपके सिस्टम्स होते हैं वो अलर्ट वार्निंग भी दे देते हैं, और आपका जो पायलट होता है उसके पास में ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल होता है। ओके, हाउएवर स्टिल ये फिर भी अगर जीपीएस स्पूफिंग आपकी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, वार्निंग सिस्टम में रिकॉग्नाइज नहीं होती है, तो इससे बहुत हाई चांसेस हैं कि शायद उस पर्टिकुलर केस में कोई बड़ा एयर एक्सीडेंट हो जाए। ओके, तो यहाँ पे स्पूफिंग कहां देखी गई है? अराउंड 60 नॉटिकल माइल का जो रेडियस है वहां पे करीब देखी गई थी पिछले 7 दिनों के अंदर में। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉल्स नेविगेशन डेटा मिल रहा है कि भाई मेरा, जैसे मैं गूगल मैप्स यूज कर रहा हूं, गूगल मैप्स में मेरे को डायरेक्शन गलत दिखाया जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे तो क्या है, आप बेसिकली रोड पे चल रहे हो तो आपको सामने दिख रहा है कि सामने दीवार आ चुकी है, तो ये अगर सीधा दिखा रहा है तो यहां से तो रास्ता नहीं है, हम हॉगवर्ट्स तो जा नहीं रहे हैं कि भाई दीवार के अंदर चले जाएंगे। ओके, बट एट द सेम टाइम जो एयरप्लेन्स होते हैं उनको सामने सब कुछ खाली दिख रहा होता है, सो दे आर नॉट अवेयर कि वो किस तरफ मूव कर रहा है। तो हो सकता है एयरक्राफ्ट एक बिल्कुल ही गलत रूट ले ले और सामने कोई और एयरक्राफ्ट आ रहा हो, उसके पर्टिकुलर रूट में या एल्टीट्यूड पे वो फ्लाई करना स्टार्ट कर दे, जिससे एक बड़ा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे जीपीएस स्पूफिंग क्या होता है? सो इट्स अ साइबर अटैक दैट ट्रांसमिट्स फॉल्स जीपीएस सिग्नल टू डिसीव नेविगेशन सिस्टम। तो नेविगेशन सिस्टम को डिसीव करने के लिए फॉल्स जीपीएस सिग्नल सेंड किए जाते हैं। ओके, तो ये जीपीएस स्पूफिंग होता है। इसके अलावा और कौन से आपके साइबर अटैक्स होते हैं? तो स्पूफिंग के अलावा जीपीएस जैमिंग होता है, जिसमें आप क्या करते हो, आप जेन्युइन जीपीएस सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हो बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी। थर्ड इज फिशिंग एंड मैलवेयर अटैक। यहाँ पे क्या होता है, रेदर देन अटैकिंग द एयरक्राफ्ट, आप जो पायलट्स होते हैं, जो आपके सिस्टम्स होते हैं, उसको आप किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या पर्टिकुलर मैलवेयर के थ्रू, नॉट सॉफ्टवेयर के थ्रू, मैलवेयर के थ्रू, किसी वायरस के थ्रू अटैक करते हो। फोर्थ इज रैंसमवेयर, जिसमें आप पूरे सिस्टम को डिसेबल करते हो अनलेस कोई रैंसम पे करे।
और एक और बहुत अलग टाइप का अटैक होता है जिसको बोलते हैं डीओएस या डीडीओएस भी बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। उसमें ये होता है कि आपके पर्टिकुलर वेबसाइट पे इतना ज्यादा ट्रैफिक भेजा जाता है, मतलब इतने सारे लोग एकदम से साइन इन करते हैं कि आपका सिस्टम ओवरवेल्म हो जाता है और वो आपका क्रैश कर जाता है, और कई बार क्रैश करने के बाद उसको हैक कर लिया जाता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स होते हैं एविएशन के अंदर में, जिसमें से एक जीपीएस स्पूफिंग अभी दिल्ली के आसपास के एरियाज में देखा गया। नेक्स्ट पे आते हैं, मूवी मेकर्स मूव केरला हाईकोर्ट, व्हाट सेंसर बोर्ड कंसीडर्स टू सजेस्ट कास्ट। तो यहां पे केरला के जो पर्टिकुलर फिल्म मेकर्स हैं ये केरला हाईकोर्ट गए स्टेटिंग कि सीबीएफसी जो अभी हमें कट्स बोल रहा है वो अननेसेसरी है और ये जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको वायलेट कर रहा है। ओके, तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड जिसको हम बोलते हैं क्योंकि वो बेसिकली फिल्म में कट करता है, सेंसर करता है मूवी सीन्स को, इसलिए उसका नाम सेंसर बोर्ड पड़ गया है, बट एक्चुअल में उसका नाम है सीबीएफसी। अब मैंने जानबूझ के सीबीएफसी का फॉर्म नहीं बताया है बिकॉज आई वांट कि आप मुझे बताइए कि भाई व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीएफसी। तो जो सीबीएफसी है जिसको हम अदरवाइज सेंसर बोर्ड करते हैं वो आपका सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में बनाया गया था, और इसका मेन पर्पस क्या है कि अगर कोई भी ऐसी चीज है जो रीजनेबली स्ट्रिक्ट करनी चाहिए, जो हमारे सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स में नहीं जाती है या हमारी सॉमनिटी इंटीग्रिटी को यहाँ पे कुछ हार्म पहुंचा सकती है, तो ऐसे पर्टिकुलर जो सीन्स हैं या पर्टिकुलर सॉन्ग्स हैं या कुछ राइटिंग्स हैं, उन पर्टिकुलर मूवी सीन्स को या उस टाइप की मूवीज को, फिल्म्स को या एड्स को वो बेसिकली आपका सर्टिफिकेशन रिजेक्ट कर सकता है या उसके अंदर में इंपॉर्टेंट रेलिवेंट कट सजेस्ट कर सकता है। ओके, तो ये पर्टिकुलर पावर जो है वो सिनेमेटोग्राफो एक्ट 1952 के अंदर में सीबीएफसी को प्रोवाइड करी गई कि पब्लिक एग्जीबिशन से करने पहले आपको ये कट्स करने पड़ेंगे। ओके, और इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ आईबी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में हमने सीबीएफसी को क्रिएट करा है। अब देखिए आपकी जो बॉलीवुड की मूवीज हैं वो मुंबई में बनती हैं, इसलिए सीबीएफसी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर ही है। बट वी नो दिस कि इसके अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो इसके रीजनल ऑफिस भी क्रिएट करे हुए हैं चेन्नई में, कोलकाता में, हैदराबाद में और न्यू दिल्ली के अंदर में। ओके, भोजपुरी इंडस्ट्री भी खूब आ रही है, तो आई थिंक बिहार पटना में भी एक और सेंटर, वहां पर भी इसका एक ऑफिस ओपन कर देना चाहिए। ओके, इसके अलावा सीबीएफसी में चेयरपर्सन होता है और मेंबर्स होते हैं सारे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, विच मींस कि ये सब कौन है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। और करंटली चेयरपर्सन कौन है, तो प्रसून जोशी है जो एक बहुत फेमस लिरिसिस्ट है एंड एड राइटर है, चक दे इंडिया ने उन्हें लिखा था, तो चेयरपर्सन ऑफ सीबीएफसी इज प्रसून जोशी। तो ये पर्टिकुलर सीबीएफसी की इंफॉर्मेशन हो जाएगी। इसके अलावा व्हाट एल्स यू नीड टू नो कि भाई आपने सुना होगा कि भाई फिल्म सर्टिफिकेशन दिया गया है बाय सीबीएफसी, तो आपने सुना होगा कि एडल्ट मूवी है तो सिर्फ 18+ देख सकते हैं। ये आपका अगर एडल्ट की जगह एक सर्टिफिकेट होता है यू सर्टिफिकेशन, जो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल, और इसका मतलब होता है कि एवरीवन कैन कम एंड वॉच इट, कोई बच्चा भी देख सकता है और बड़ा भी देख सकता है। इसके अलावा हमने क्या करा है सीबीएफसी ने एक और कैटेगरी क्रिएट करी हुई है, यूए कैटेगरी। अब देखिए 2023 से पहले सिर्फ एक यूए कैटेगरी होती थी और वो 12+ का एक कैटेगराइजेशन होता था, लेकिन अब क्या करा गया है, अब हमने उसके एज ब्रैकेट्स क्रिएट कर दिए। जैसे कि अगर किसी मूवी को, जो चिल्ड्रन मूवी हो सकती है, उसको अगर यूए 7+ दिया गया, इसका मतलब यह है कि इट इज सेफ फॉर समवन हु इज 7+, बट अगर कोई 7 से कम एज का है तो वहां पे पेरेंटल गाइडेंस रिक्वायर्ड होगी। सिमिलरली यूए 13+ का मतलब यह है कि 13+ तो देख सकता है, बट 13 से कम एज है तो पेरेंटल गाइडेंस रिक्वायर्ड है। थर्ड इज कि 16+ देख सकता है, बट अगर 16 से कम वाला जा रहा है तो उसमें पेरेंटल गाइडेंस अलाउ होगी। और फाइनली एडल्ट्स वाला जो होता है, इसके अंदर में पेरेंटल गाइडेंस में भी कोई 17 ईयर ओल्ड नहीं जा सकता है, कोई गार्जियन के साथ नहीं जा सकता है। इन दिस पर्टिकुलर केस एवरीवन हु इज विजिटिंग अ सिनेमा हॉल हैज टू बी अबव 18। ओके, और इन सब के अलावा थोड़ी लेसर नोन एक और कैटेगरी होती है जिसको एस या स्पेशल कैटेगरी कहा जाता है, जिसके अंदर में स्पेसिफिक प्रोफेशंस के लोगों के लिए मूवी बनाई जाती है। जैसे कि लेट्स से कि कोई फिल्म बनाई है जिसमें कैंसर का ट्रीटमेंट है, या लेट्स से सिक्योरिटी में कैसे पुलिस को वर्क करना चाहिए, तो पुलिस के लिए कोई मूवी बनाई गई है, डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, तो उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन को, उस पर्टिकुलर मूवीज को एस सर्टिफिकेशन दिया जाता है, और वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कैटेगरी के लोगों के लिए ही अवेलेबल होती है। ओके, तो ये फिल्म सर्टिफिकेशन है जो अब इस तरीके से आपका हमने डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, और ये सर्टिफिकेशन कौन देता है, ये सर्टिफिकेशन देता है आपका सीबीएफसी। तो हो सकता है लेट्स से यू आर आस्किंग फॉर अ यू सर्टिफिकेशन, बट उसको लग रहा है, आपके जो सीबीएफसी उसको लग रहा है कि इसमें कुछ पर्टिकुलर सीन्स हैं, कुछ पर्टिकुलर ऐसे
लैंग्वेज यूज है इसके अंदर में, डायलॉग्स हैं जो लेट्स से एडल्ट्स फ्रेंडली हैं, उसको आप एक 18 बिलो के चाइल्ड को नहीं दिखा सकते हो या नहीं सुनने चाहिए उसको, तो उस पर्टिकुलर केस में वो आपको कट रिक्वेस्ट कर सकता है। तो इफ यू आर रेडी टू डू दोस पर्टिकुलर कट्स, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको यू सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नहीं तो आपको ए मिलेगा। मोर ओवर ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने ए सर्टिफिकेट ही मांगा था, बट यहां पे सीबीएफसी ने साफ कह दिया है कि आप जब ये पर्टिकुलर कट्स लगाओगे, एग्जाम्पल के लिए बिकॉज ये हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट में जाता है, या फिर यहां पे आपका कोई रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो सकता है। आई नो बहुत ही ज्यादा वेग है रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होना, बट यहां पे इन ग्राउंड्स के ऊपर पे भी सीबीएसई ने कट्स लगाने को बोला है, जैसे कि इस केस में हुआ है, और उसके बाद ही आपका सर्टिफिकेशन अलाउ किया गया है। ओके, तो यहां पे जैसे यही चीज लिखी हुई है कि सीबीएफसी चाहे तो आपके जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन से आर्टिकल में दिए हुए हैं, तो आप मुझे बताइए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उन पर्टिकुलर ग्राउंड्स के ऊपर पे सीबीएफसी आपके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, कट्स हैं, वो लगवा सकता है। अब मान लीजिए सीबीएफसी ने एक्शन ले लिया है, सीबीएफसी ने बोला है कि हम आपकी मूवी को रिलीज होने की परमिशन ही नहीं देंगे, हम सर्टिफिकेशन ही नहीं करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, अगर सीबीएफसी ने सर्टिफिकेशन नहीं दिया है तो आप उस मूवी को रिलीज नहीं कर सकते हो। ओके, तो यहां पे आप पहले अपील करते थे एक बॉडी को जो बनाई गई थी, FCAT, फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। हाउएवर 21 के अंदर में इसको अबॉलिश कर दिया गया था, और अब अगर सीबीएफसी कोई ऑर्डर देती है तो उसको आपको हाई कोर्ट को अपील करना होता है। हाई कोर्ट एक सुपर सेंसर बोर्ड नहीं है कि वो फिर से मूवी देखेगा और डिसाइड करेगा, वो सिर्फ ये देखता है कि क्या जो कट्स बोले गए हैं, जो पर्टिकुलर सीबीएफसी का एक्शन है, क्या वो लीगल है या नहीं है, और क्या उस पर ड्यू प्रोसेस यूज हुआ था या नहीं हुआ था। अगर हुआ है तो ठीक, नहीं हुआ तो भी तो यहाँ पे आपको चेंजेस करने पड़ेंगे या उसको परमिशन देनी पड़ेगी। और दूसरा है सीबीएफसी एक चीज है, उसके अलावा सेक्शन 6 है इस एक्ट का, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के पास में भी पावर है कि वो एक पर्टिकुलर फिल्म सर्टिफिकेट को रिवोक या सस्पेंड कर सकती है। वो सिंपली मींस कि अगर रिवोक हो गया, सस्पेंड हो गया, तो उस पर्टिकुलर केस में आप मूवी शोकेस नहीं कर पाओगे। दूसरा है पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी के ग्राउंड्स पे आपके फिल्म एग्जीबिशन को भी रिस्ट्रिक्ट करा जा सकता है। तो अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, लेट्स से कुछ मूवी है जो हिंदू मुस्लिम के सेंसिटिव इश्यू के ऊपर पे है, और गवर्नमेंट फील्स लाइक इससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसको भी वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। ओके, तो ये पर्टिकुलर रिविजनल पावर्स हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे रखी है। नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस से एक और न्यूज है, ये न्यूज भी इंडियन एक्सप्रेस की थी, ये भी इंडियन एक्सप्रेस की है। सूडान में आपका क्राइसिस चल रहा है, तो उसका एक कंटेक्स्ट बैकग्राउंड में आपको देना चाहूंगा। अभी हमने पिछली जो न्यूज एनालिसिस था उसमें डिस्कस करा था कि 2 सिटीज के अंदर में, 2 डिफरेंट कंट्रीज में आपके वहां पे आपका क्या करा गया है, वहां पे आपका फैमिन डिक्लेयर करा गया है। तो आप एक तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपने पिछला एनालिसिस देखा था, कि किन 2 सिटीज के अंदर में आपका फैमिन डिक्लेयर करा गया, ठीक है। तो उसमें से ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर सिटी तो सूडान के अंदर में ही है। तो सूडान के अंदर में क्या क्राइसिस चल रहा है, वो इस पर्टिकुलर न्यूज में हम बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे और समझ लेंगे। अब देखिए, सूडान जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, और जब तक 2011 में साउथ सूडान अलग नहीं हुआ था, जब तक 2011 में सूडान एक सिंगल कंट्री था, और साउथ सूडान 2011 से पहले सूडान, एक साउथ सूडान अलग कंट्री है जो सूडान का ही पार्ट था। उस टाइम में जो सूडान था, यूनाइटेड सूडान था, वो अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री थी। ओके, सो इट वाज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका। तो एक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे मैं क्या पूछने वाला हूं, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के टर्म में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? अगर पॉपुलेशन की बताओ तो मैं ही बता देता हूं, इट इज नाइजीरिया। पॉपुलेशन के टर्म्स में इट इज नाइजीरिया। तो आप मुझे बताइए लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका इन टर्म्स ऑफ एरिया। ओके, तो 2011 से पहले जब साउथ सूडान अलग कंट्री नहीं था, तब वहां पे ये साउथ जो सूडान था, ये आपके अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री था। बट 2011 में साउथ सूडान जब अलग हो गया, इट वाज बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजन, द रीजन बीइंग रिलीजन ओनली, कि भाई साउथ सूडान जो था इसमें क्रिश्चियन मेजॉरिटी थी, और सूडान जो है अदरवाइज एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। तो इसलिए 2011 में साउथ सूडान एक अलग कंट्री बन गया था, और ये बना भी एक बहुत ही लंबे सिविल वॉर, एक ब्लडी सिविल वॉर के बाद हुआ था। हाउएवर, अभी भी आपका जो पर्टिकुलर
अभी भी जो आपका जो सूडान है उसके अंदर में जो डिस्टर्बेंसेस वो एंड नहीं हुए, बिकॉज अब वहां पे एक नया पर्टिकुलर डिस्प्यूट हो गया है विच इज बिटवीन अरब डोमिनेटेड नॉर्थ एरियाज एंड नॉन अरब कम्युनिटीज इन दारफुर एंड द साउथ। ओके, तो दारफुर जो पर्टिकुलर रीजन है सूडान का, और दारफुर पहले यूनाइटेड सूडान की कैपिटल होती थी, अब उसकी कैपिटल है खर्तूम। ओके, तो यहाँ पे जो दारफुर रीजन है, अगर आप ये सूडान का मैप देख पा रहे हो, इसमें ये वाला जो रीजन है ये आपका दारफुर रीजन है, और करंट जो पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो दारफुर के अंदर में ही चल रहा है, और यहाँ पे डिवीजन हो रहा है नॉर्थ दारफुर और साउथ दारफुर के बीच में। ओके, तो यहाँ पे ये मेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपका। ओके, अब इसका बेसिकली बेसिस क्या है, तो आई सेड कि भाई नॉर्थ के अंदर में तो आपके अरब पॉपुलेशन रहती है और यहाँ पे नॉन अरब पॉपुलेशन रहती है। तो जैसे एक ट्राइबल वॉरफेयर होता है, वैसे ही कुछ साउथ सूडान के अंदर में चल रहा है। तो यहाँ पे दो मेन मिलिट्री लीडर्स हैं। ओके, तो आप एक और चीज समझिए, जब यहाँ पे सूडान साउथ सूडान का डिवीजन हुआ था, उस टाइम में वहां पे एक पर्टिकुलर डिक्टेटर रहता था जिसका नाम था ओमार। ओके, और he was the longest serving he was the longest serving president of और dictator of Sudan only। तो जब इनको टॉपल किया गया, उसके बाद में दो राइवल फैक्शंस वहां पे आ गए। तो एक तो है जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान, ओके, जो सुदानीज आर्म फोर्सेस के पर्टिकुलर लीडर हैं, और दूसरे जनरल मोहम्मद हमदन दगोला, जिनको हमदेती कहा जाता है, जो आरएसएफ एक पर्टिकुलर पैरामिलिट्री ग्रुप है आपका आरएसएफ, उसके कमांडर है। तो करंट जो आपका सिविल वॉर चल रहा है सूडान में, वो इन दो पर्टिकुलर ग्रुप्स के बीच में चल रहा है। तो इनिशियली तो ये एक पावर स्ट्रगल की तरह स्टार्ट हुआ था, बट अब ये पर्टिकुलर एक नेशन वाइड सिविल वॉर में कन्वर्ट हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे ये दो ग्रुप्स हो चुके हैं, एक अरब डोमिनेटेड है, एक नॉन अरब कम्युनिटी से डोमिनेटेड है। और इनिशियली तो यहाँ पे द बेसिक फाइट वॉज फॉर गेटिंग पॉलिटिकल कंट्रोल, बट अब ये हो चुका है कि वहां पे बिकॉज सूडान का जो ये रीजन है इट इज ऑल्सो रिच इन मिनरल्स, इस वजह से भी ये दोनों पर्टिकुलर फैक्शन जो है वो फाइट कर रहे हैं। और बहुत बड़ी बड़ी जो मेजर पावर्स हैं और उस रीजन की, जैसे यूएई है आपका, सऊदी अरेबिया है, वो सब इसके अंदर में अब आपके इन्वॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो ओमर अल बशीर जो है वो 2019 में उनको आउस्ट किया गया था। उसके बाद में वहां पे क्या हुआ कि दो पर्टिकुलर मिलिट्री फैक्शन जो है वो आपस में फाइट करना स्टार्ट कर दिए, और उससे क्या हुआ है, अराउंड 1,50,000 पीपल हैव डाइड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और दूसरा, अब वहां पे फैमिन भी डिक्लेयर हो चुका है। दारफुर के पार्ट्स में आपके अगस्त 24 में डिक्लेयर हो गया था, और अब और भी पार्ट्स के अंदर में आपका डिक्लेयर हुआ है। दो पार्ट्स हमने पिछली ही क्लास में डिस्कस करे। एंड फाइनली एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई सूडान न्यूज में है तो इंडिया का क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो इंडिया डायरेक्टली सूडान के सिविल वॉर में तो इन्वॉल्व नहीं है, बट जब भी कहीं पे इंडियंस होते हैं, और इंडियंस आपको वर्ल्ड के हर कोने में मिल जाएंगे, और हमारा एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल डायस्पोरा भी है हर कंट्री में। तो सूडान में जो इंडियन डायस्पोरा है उसको बेसिकली वहां से आउट करने के लिए, उनको वहां से इवैक्यूएट करने के लिए हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कावेरी। ओके, तो जब ये पर्टिकुलर आपके वहां पे डिस्टरबेंस इंक्रीज हो गया था, एक सिविल वॉर नेशन वाइड लेवल पे हो गया था, तो वहां पे हमने इंडियंस को, फॉरेन नेशनल्स को बचाने के लिए हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन कावेरी। ओके, तो ये है थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्राइसिस इन सूडान। और हमारे एग्जाम पर्पस के लिए कोई और एग्जाम भी जो भी आपके एग्जाम्स आते हैं उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, तो ये सूडान क्राइसिस भी जो है, इसमें नाम ना याद करके कौन से रीजन्स हैं, उसके अंदर में क्या कॉजेज हैं, उनको आप जरूर से कर लेना जीके के लिए। ओके, और इस पर्टिकुलर न्यूज के साथ आज का सेशन एंड होता है। अब हम वापस से मिलेंगे फिर से और नई न्यूज को देखते हुए। ओके, और आई विल टेक लीव फ्रॉम यू। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।